वीडियो में हाइड्रोजन परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम देखने के लिए हम लोग इस तरह से नलिका ले लेते हैं और इसमें हाइड्रोजन वेपर भर लेते हैं। हाइड्रोजन वेपर H वॉश और इसमें श्वेत प्रकाश गुजारा है। तो यदि हम हाइड्रोजन वाष्प में भरी किसी नलिका में से श्वेत प्रकाश गुजारें तो देखा जाता है कि नलिका से निर्गत प्रकाश में वे रंग अनुपस्थित होते हैं जिनके संगत प्रोटॉनों का हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो यदि हम निर्गत प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखें तो उन स्थानों पर हमें काली रेखाएं मिलने लगती हैं जिनके संगत प्रकाश फोटॉनों का अवशोषण हो जाता है। तो इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो अब हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी देखी गई, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सामान्यतः अपने मूल अवस्था में होता है, n बराबर 1 में होता है मूल अवस्था में, जहाँ इसकी ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये मूल अवस्था है, मूल अवस्था H पर। तो जब हाइड्रोजन के परमाणु उपयुक्त ऊर्जा के फोटॉनों का अवशोषण करते हैं तो किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो ये उसके उच्च ऊर्जा स्तर इस तरह से। तो सामान्यतः हाइड्रोजन परमाणु उसकी मूल अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार ऊर्जा प्राप्त कर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मूल अवस्था यानी n बराबर 1 से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और इस कारण और ये अगर हम इसकी आयनिक अवस्था दिखा दें तो ये डॉट 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 यहाँ। तो इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। इसको लाइमन श्रेणी बोला जाएगा, लाइमन श्रेणी। अब यदि हम ये देखा गया कि यदि हम सूर्य में उपस्थित हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम देखें तो सूर्य में ताप अधिक होने के कारण कुछ हाइड्रोजन परमाणु मूल अवस्था में के अतिरिक्त n बराबर 2 अर्थात पहली उत्तेजित अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो जब पहली उत्तेजित अवस्था का कोई परमाणु ऊर्जा का उपयुक्त ऊर्जा के फोटॉनों का अवशोषण करता है तो वह n बराबर 3 या 4 में उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन जो सूर्य में पाई जाने वाली हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी के अलावा बामर श्रेणी भी पाई जाती है। तो वहाँ के जो सूर्य में उपस्थित हाइड्रोजन है उसमें दो अवशोषण स्पेक्ट्रम में दो श्रेणियाँ पाई जाती हैं, लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी। लेकिन सामान्य तौर पर पृथ्वी पर उपस्थित हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम देखें तो उसमें केवल लाइमन श्रेणी पाई जाती है। तो इस प्रकार ये है आपका हाइड्रोजन परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं बोहर परमाणु की कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियां पढ़ लेते हैं कि जो बोहर का परमाणु मॉडल था उस वह क्या क्या नहीं इस व्याख्या कर पाया। तो ये कुछ कमियां हैं। तो जो बोहर का परमाणु मॉडल था उसके अनुसार हाइड्रोजन में ना तो धनावेश के वितरण का कोई जानकारी मिलती है, ना ही नाभिक के परिता चक्कर काटते इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जानकारी मिलती है। और यदि ये देखा गया कि यदि परमाणु को वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसका स्पेक्ट्रम लिया जाए तो जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वह कई रेखाओं में टूट जाती हैं, अर्थात और भी आवृत्तियों की स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसे स्टार्क इफेक्ट और रमन इफेक्ट कहा गया। तो इस स्टार्क इफेक्ट और रमन इफेक्ट की परिभाषा, प्रभाव की परिभाषा बोहर मॉडल से नहीं की जा सकी। इसी प्रकार यह देखा गया यदि किसी परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को देखा जाए तो
प्रत्येक रेखा अनेक बारीक पतली रेखाओं से मिलकर बनी होती है, जिसे फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम कहा जाता है, सूक्ष्म संरचना स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसकी भी व्याख्या नील बोहर के परमाणु मॉडल से नहीं हो पाई। तो इस तरह से कई ऐसी घटनाएं हैं परमाणु से संबंधित जो बोहर के परमाणु मॉडल से जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकी। तो इसमें तो ये हुआ आपका अवशोषण